हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टॉपिक। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशन जो आपका टॉपिक है वो पढ़ाया था। ठीक है, तो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टॉपिक आज की वीडियो में पढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यस, एज अ बायोसाइकोलॉजिकल कंसेप्ट, अगर बायोसाइकोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो टर्म जो है हमारे पास इंडिविजुअल प्लेस emphasizes upon the trait and characteristics that are major part biologically determined। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था अगर आप इंडिविजुअल एक टर्म को देखें तो वो इंडिविजुअल टर्म किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है? ट्रेड्स के ऊपर। किसी भी पर्सन के ट्रेड्स रह गए, करेक्टरिस्टिक्स रह गए। ट्रेड्स क्या होता है? गुण, क्वालिटीज। एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? उसका नेचर क्या है। दैट आर अ मेजर पार्ट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। तो ये दोनों क्या है? एक मेजर पार्ट्स हैं जो बायोलॉजिकली डिटरमाइन किए जाते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, इट emphasize those aspects of concrete human that are original and cannot be changed by experience। और ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? ह्यूमन बींग के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है जो क्या हों? ओरिजिनल हों, जो रहते हैं ओरिजिनल और कभी भी चेंज नहीं होते। अगर हम लाइफ में आगे बढ़े, नए नए एक्सपीरियंस लें, तो वो जो हमारे रहते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है आपको, लाइक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? स्वभाव, जो हमारा बिहेवियर रहता है। इज इन लार्ज मेजर और इंटायरली मैटर ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट। ये ज़्यादातर क्या पाया जाता है? इंटायरली मैटर ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट। एक नेचर ऐसा पाया जाता है, स्वभाव, बिहेवियर, जो कभी चेंज नहीं होता एक्सपीरियंस के साथ भी, बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, द नेटिव मेंटल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल मे बी डिटरमाइंड इन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़ क्या है? हमारी मेंटल कैपेसिटी। जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना इंडिविजुअल की, वो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से देखी जा सकती है। ठीक है, एंड मे रिमेन अनचेंज्ड बाय एजुकेशन। कभी कभार वो एजुकेशन को लेकर भी चेंज नहीं होती। एंड एक्सपीरियंस, जितना भी हम एक्सपीरियंस ले लें वो वैसी ही रहती है। दस इंडिविजुअल इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसलिए इंडिविजुअल को एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोला गया है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने इंसेस्टर से मिलता है। ठीक है, द व्यू ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल हेरिटेज। ये जो व्यू मैंने आपको ऊपर बताया, वो डायरेक्टली मान ले या फिर इनडायरेक्टली मान ले, वो किसको हाईलाइट करता है? कि हमारी बायोलॉजिकल जो हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या होती है? जीन से, जो हमारे जीन्स है, क्रोमोसोम है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है? इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बनाने में किसका ज़्यादा काम रहता है? हेरिडिटी का। जैसे कि जैसी भी पर्सन के पेरेंट्स की एबिलिटी होगी और पर्सनैलिटी होगी, वैसी हमारी होगी। लाइक हाइट। ठीक है, हाइट भी पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। स्मार्टनेस, कलर, हेयर स्टाइल, ये सभी पेरेंट्स से ही मिलता है हमें। हेरिडिटी प्रोवाइड द रॉ मटेरियल। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है? एक रॉ मटेरियल होता है, एक कच्चा कच्चा जैसे हम बोल दें माल, वो होता है। ठीक है, और कच्चे माल में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या बनाती है आगे जाके? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए ये एक रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल को हम अच्छी शेप भी दे सकते हैं, अच्छा भी बना सकते हैं इसे। ठीक है, अपनी जो है, तो इसे हम अच्छा कैसे बनाएंगे और इसे अच्छी शेप कैसे देंगे? अपने को सुधार, अपने आप में सुधार लाकर। ठीक है, वैसे हेरिडिटी इज वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अगर किसी के बंदे की पर्सनालिटी कैसे बनती है? उसकी हेरिडिटी से। ठीक है, हेरिडिटी ज़्यादा अफेक्ट करती है, पावरफुल फैक्टर है। ठीक है, जो हमारी पर्सनालिटी को बनाती है। इट इन्फ्लुएंस द मेंस सोशल बिहेवियर टू। तो ये क्या करती है? हमारे सोशल बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलप करने में यू नो रहता है इसका भी योग। ठीक है, इट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो ये कौन सी प्रोसेस के कारण पॉसिबल होते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, नॉर्मली गेट सम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो हम हेरिडिटी से ही अपने पेरेंट्स से क्या लेते हैं? फिजिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो, जिसका नाम था फ्रेंस गैल्टन। तो उन्होंने 1822 से 1911 तक अपनी एक बुक लिखी थी। बुक में उसका नाम क्या था? हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, वॉज पॉइंटेड आउट दैट ह्यूमन डिफरेंसेस आर इनबॉर्न। जो हम एक दूसरे में डिफरेंसेस रहते हैं वो क्या होते हैं? जन्म से ही होते हैं। इन हिज ओपिनियन, वो क्या मानते थे? उसका क्या ओपिनियन था? उस बंदे का क्या विचार थे? वो बोलता था मैन हु अचीव ग्रेटनेस आर नेचुरली कैपेबल।
जो भी बंदा अचीवमेंट या फिर लाइफ में सक्सेसफुल होता है ना, वो नेचुरली होता है क्योंकि उसके कैपेबल है वो बंदा, इसीलिए हो पाता है, ठीक है। ही आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बींग आर फंडामेंटली अनइक्वल। और ये वो बंदा आर्ग्यू भी करता था इस बात पे कि जो ह्यूमन बींग रहता है ना वो फंडामेंटली अनइक्वल रहता है, एक दूसरे से अनइक्वल है, सभी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। दिस इनक्वालिटी इज ड्यू टू द टू फैक्टर। तो ये जो इनक्वालिटी आती है, एक बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंस जो आता है, वो कहाँ से आता है, उसके जो हेरिडिटी होती है, उसके जीन से आता है एंड इन्वायरमेंट से भी आता है थोड़ा बहुत। अमंग विच हेरिडिटी इज मोर डोमिनेट सॉरी। तो उन्होंने बोला था ज़्यादा हाईलाइट कौन होता है, हेरिडिटी, हेरिडिटी का ज़्यादा इफेक्ट होता है। ही ऑल्सो गिव एविडेंस टू सपोर्ट हिज व्यू। अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए उसने बहुत सारे एविडेंस भी दिए। एविडेंस क्या होता है, अपने बहुत सारे प्रूफ दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग क्या था, फादर प्रोड्यूस एबल फादर प्रोड्यूस एबल चिल्ड्रन। अगर एक फादर एबल है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे भी उसके नेचुरली एबल ही होंगे, ठीक है, कोई भी काम करने में। फर्दर जैसे उसने बोला, रॉयल फैमिली प्रोड्यूस मोर मैन ऑफ इंटेलिजेंस देन द ऑर्डिनरी फैमिली। जो उसने बोला कि रॉयल फैमिली में ज़्यादातर अच्छी इंटेलिजेंस वाले बंदे पाए जाते हैं, ठीक है, मेंस पाए जाते हैं, देन हमारी जो मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी फैमिली होती है उसके कंपैरिजन में। He even tried to show that children would be greatly gifted when the father was of higher intelligence. तो उसने ये भी ट्राई किया शो करने का कि चिल्ड्रन जो रहते हैं वो ग्रेटली गिफ्ट होते हैं, गॉड गिफ्ट ही होते हैं एक तरह के, जो फादर क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंस है जिसके पास, ठीक है, उसके बच्चे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। ही मेंटेन्ड नेचुरल ब्रिलियंस ऑफ इनॉर्मसली ओवर नेचर, ठीक है। तो हाउएवर ई कंक्लूड, उसने क्या कंक्लूड किया, नो मैन कैन अचीव अ वेरी हाई रेपुटेशन विदाउट बीइंग गिफ्टेड विद वेरी हाई एबिलिटी। अगर किसी के पास हाई एबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, अगर विदाउट हाई एबिलिटी है, ठीक है, बंदा, तो उसकी रेपुटेशन भी कभी भी, अचीवमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा हाई नहीं होगी क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। अगर बंदे के पास एबिलिटी है तो उसकी अचीवमेंट्स, जो उसकी रेपुटेशन है वो भी हाई रहेगी, ठीक है। उसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में, इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके तीन एंगल, तीन व्यू भी दिए गए थे। फर्स्ट वन इज फंक्शनलिस्ट व्यू, सेकंड वन इज इंटरेक्शनिस्ट व्यू एंड थर्ड वन इज कल्चर एंड पर्सनैलिटी व्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो हमारे थ्योरी एक्सप्लेन की गई है इस बुक में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसका हमने पहले नेम पढ़ा, ठीक है। इट इज़ द थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर दैट वाज मोस्ट पॉपुलर इन 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में ये जो थ्योरी थी वो बहुत पॉपुलर थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इट वॉज आर्ग्यूड दैट इन द प्री सोशल स्टेट ऑफ नेचर पीपल एंजॉय एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम। तो उसने ये बोला था, आर्ग्यू किया था, अगर हम पहले की स्टेट देखें, ठीक है, तो पीपल क्या करते थे, ज़्यादा इंजॉय करते थे, अपनी जो पर्सनल फ्रीडम होता है ना उसको ज़्यादा इंजॉय करते थे, ठीक है। पहले जो पूर्विक था ना उसका समाज, उसमें, ठीक है। इट इम्फोसाइज दैट ह्यूमन बींग आर सेट अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। तो उन्होंने फोकस किया था इस बात के ऊपर कि जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, डिफरेंट है, सोसाइटी एक अलग पार्ट है एंड इंडिविजुअल अलग पार्ट है, ये दोनों डिफरेंट है। एंड सोसाइटी वर सेपरेबल, ये क्या है, सेपरेबल है, ठीक है। इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल एंड ऑलमोस्ट इग्नोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस को दी थी इंडिविजुअल को और सोसाइटी को एक तरह का इग्नोर किया था। और ये थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसको बहुत सारे अदर सोशोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था। कैसे, फर्स्ट वन इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सीम्स टू हैव मोर फिक्शन। ये तो थ्योरी थी, इसके पास ज़्यादा फिक्शन थी। तो यहाँ पर फिक्शन का मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा रियल नहीं थी ये थ्योरी, ठीक है, इतनी एक्सेप्टेबल इसीलिए नहीं हुई। द थ्योरी वॉज फार अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो ट्रू चीज़ें हों, ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों। तो ये जो इसमें जो फैक्ट्स रहे थे वो ट्रू नहीं थे और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे, इसलिए उसको उससे ये थ्योरी थोड़ी दूर थी, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। सर हेनरी मेन सैड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द बिगिनिंग बट द एंड ऑफ इट। कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, कि बिगिनिंग नहीं है, इससे शुरुआत नहीं होती, ये क्या होता है, एंड होता है, ठीक है।
वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इज एन इमेजिनेशन ओनली और नॉट रियलिटी। अगर एक साइड का कॉन्ट्रैक्ट देखें जैसे इंडिविजुअल का इसने बोला है तो वो क्या होगा, ओनली इमेजिनेशन होगी, वो रियलिटी नहीं होगी। और कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड लिबर्टी आर इलॉजिकल। जो इसमें कंसेप्शन थी नेचुरल राइट्स की, लिबर्टी जो फ्रीडम की कंसेप्शन थी वो इलॉजिकल थी इसीलिए। देन हमारी आती है सोशल ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। तो इसने क्या बोला था, तो इसमें क्या था, जो सोशल ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी थी, कंसीडर्ड सोसाइटी एज अ यूनिटी सिमिलर। तो उसने सोसाइटी को कैसे माना था, एज अ यूनिटी, और सिमिलर किसके सी, टू दैट विच इज करेक्टराइज्ड एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जैसे एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है वैसे ही एक सोसाइटी होती है। द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्मिंग अ सोसाइटी। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल लाइक इकट्ठा हो जाएं, जुड़ जाएं, कोलैब करें तो वो क्या बन जाएगी, सोसाइटी। हैज़ बीन डिस्क्राइब एज सिमिलर टू यूनियन बिटवीन द सेवरल पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी। जैसे उसके सिमिलर ही अगर हम बहुत सारे पार्ट्स किसी एनिमल बॉडी के जोड़ें तो एक एनिमल बनता है ना, तो वैसे ही एक सोसाइटी बनती है। वेयर इन ऑल पार्ट्स आर फंक्शनली इंटरलेटेड। जैसे हमारा हर एक पार्ट एक दूसरे से फंक्शनली इंटरलेट करता है, अगर एक पार्ट चलेगा तो दूसरा चलेगा, नहीं तो दोनों बंद हो जाएंगे। द एनिमल बॉडी इज कम्पोज ऑफ सेल्स। जैसे एनिमल की बॉडी देख लो, वो किससे बनी है, सेल से। सोसाइटी इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल, वैसे ही सोसाइटी किससे बनी है, इंडिविजुअल से। एंड द रिलेशन ऑफ हैंड टू द बॉडी और लीफ टू द ट्री। तो जो ये रिलेशन है हमारी बॉडी के साथ हमारे हाथ का और किसी भी ट्री के साथ उसके लीफ का, सो द रिलेशन ऑफ मैन टू सोसाइटी, वैसे ही एक बंदे का रिलेशनशिप रहता है अपनी सोसाइटी के साथ। द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड द सोसाइटी एग्जिस्ट इन हिम। अगर इंडिविजुअल ने रहना है तो वो सोसाइटी में रहेगा, अगर सोसाइटी ने रहना है तो वो एक बंदे में रहेगी। तो ये है ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, ठीक है, सोशल ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, ठीक है। अब अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और यहाँ पर द इंग्लिश सोशल फिलोसफर थे एक, जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। स्पेंसर उसका नाम था, हैज़ बीन चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा डेवलप की थी। ही स्टेट दैट द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म। उसने ये बोला था सोसाइटी क्या एक ऑर्गेनिज्म है एंड इट डज नॉट डिफर इन एसेंशियल प्रिंसिपल। तो ये इसका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जो इसके एसेंशियल प्रिंसिपल रहते हैं फ्रॉम द, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है उसके सिमिलर ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मूरे सम्स अप द पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज नोटेड बाय स्पेंसर इन द फॉलोइंग। और मूरे ने आके क्या किया, ये सभी पॉइंट्स को सम अप कर दिया जैसे भी ये रिजेंबल कर रही थी। सोसाइटी एज वेल एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज। सोसाइटी भी साइज में बढ़ती जाती है और इंडिविजुअल भी एक सोसाइटी में बढ़ता जाता है, ये इसमें सिमिलैरिटी है। बोथ ग्रो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले दोनों ही सिंपल होती हैं, जैसे एक सेल हो गया सिंपल होता है, और धीरे धीरे ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बनती जाती हैं, सोसाइटी भी और एक बंदा भी। द लाइफ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ईच बिकम डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ द होल। तो जो इनकी लाइफ है एंड नॉर्मल इनकी जो फंक्शनिंग है वो दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं ऑन द लाइफ ऑफ द होल। जैसे सारी लाइफ है इसकी, उन दोनों के अकेले अकेले की लाइफ को क्या है, सम है ऐसा। द लाइफ ऑफ द होल बिकम इंडिपेंडेंट, और लाइफ होल लाइफ क्या है, इंडिपेंडेंट, एंड लास्ट लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। हेंस स्पेंसर आर्ग्यू दैट सोसाइटी इज अ सोशल ऑर्गेनिज्म। तो स्पेंसर ने क्या बोला एंड पे, जो सोसाइटी है वो भी एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल आर द लिम्ब ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल क्या है, उसके लिम्ब्स ऑफ द सोसाइटी, आर्म्स लेग्स हैं, ठीक है, एंड बिहेव एज सेल्स ऑफ द बॉडी हुज एक्टिविटीज। तो अगर हम देखें तो जो सोसाइटी के सेल्स क्या हैं, जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है। लाइफ आर मेंट फॉर द सेक ऑफ द होल। तो लाइफ क्या बनी, पूरी इसको मिलाकर। लिम्स सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी हैव नो लाइफ। अगर हम बाजू को और हमारे जो लेग्स उनको अगर हम सेपरेट कर दें तो कोई लाइफ ही नहीं बचेगी। द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन एंड विद इन सोसाइटी। इंडिविजुअल में सोसाइटी रहती है, सोसाइटी में इंडिविजुअल रहता है, ऐसे है, इंटरलेटेड है। क्रिटिज्म ऑफ द, इसका भी क्रिटिसाइज किया आगे जाके कैसे, और सोसाइटी हैज़ नो स्पेसिफिक फॉर्म कंपेरेबल टू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है जिसको एक बंदे के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। इसीलिए इंडिविजुअल आर नॉट फिक्स्ड इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन लाइक दोज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने बोला कि जो भी कोई बंदा है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता एक जगह पे, ठीक है, अपनी पोजीशन पे।
ठीक है, जैसे सोसाइटी वहाँ पर ही रहेगी, ठीक है, पर बंदा तो नहीं ना रहता एक जगह पे फिक्स, दोज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सोसाइटी हैज नो कॉमन नॉरिज्म, तो सोसाइटी का कोई भी अपना एक सिनारियो नहीं है, ठीक है, और नो सेंट्रल ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, कोई परसेप्शन का भी कोई अपना खुद का नहीं है सोसाइटी के पास, ठीक है, कोई। एंड थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़, तो इनके अपने थॉट्स भी नहीं होते सोसाइटी के, वो इंडिविजुअल के रहते हैं। ऑर्गेनिज्म डाइज बट सोसाइटी इज़ नॉट लेबल टू डेथ, हमें पता है कि इंडिविजुअल डाई कर जाता है, मर जाता है, बट सोसाइटी कभी भी मरती नहीं है, तो इसीलिए। देन हमारे जो व्यू थे, 3 एंगल हमने पढ़े थे, व्यू पढ़े थे, उसमें जो फंक्शनलिस्ट पहला था, सेकंड इंटरेक्शनिस्ट था, एंड थर्ड हमारा कल्चर एंड पर्सनालिटी व्यू था। स्टार्ट करते हैं। तो जो फंक्शनलिस्ट था उन्होंने क्या बोला था कि इंडिविजुअल एज फॉर्म बाय द सोसाइटी, इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होता है, सोसाइटीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस, पीयर ग्रुप एक्सेट्रा। अर्ली सोशोलॉजिस्ट से जो हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्किम एंड इवन कार्ल मैक्स, ठीक है, हु वाज नॉट अ फंक्शनलिस्ट, वो फंक्शनलिस्ट नहीं थे, बट एग्जामिन सोसाइटी एज एग्जिस्टिंग अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। तो उन्होंने क्या बोला था कि सोसाइटी एक डिफरेंट पार्ट है इंडिविजुअल से। फॉर डर्किम सोसाइटी इज रियलिटी, डर्किम ने बोला था सोसाइटी एक रियलिटी है, एंड इट इज़ द फर्स्ट इन ओरिजिन एंड इम्पॉर्टेंट टू द इंडिविजुअल, तो ये क्या होता है, पहला स्थान होता है एक बंदे के लिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है। डर्किम्स कीन डिस्कशन ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शोड द वे इन विच सोशल इंटरेक्शन सोशल, तो ये सभी हमने पढ़ा था। डर्किम ने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, कॉन्शियसनेस के ऊपर, जिन्होंने उन्होंने बोला था कि सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, इसके लिए सोशल रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। अल्टीमेटली सोसाइटी इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एटीट्यूड, देन हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है किसी भी बंदे के एटीट्यूड को, अगर हमारे अच्छे रिलेशन होंगे, अच्छी इंटरेक्शन होगी, सेंटिमेंट आइडिया, तभी अंडरस्टैंड करेंगे हमारे वो, ठीक है, सोसाइटी। ही यूटिलाइज हिज थ्योरी of a collective representation in explaining the phenomena of religion society, जब ये phenomena उसने explain किए थे ना, concept of social solidarity अपने जो collective representation में, तब उसने ये सब यूटिलाइज किया। हाउ इज सोसाइटी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, तो उसने ये भी बोला कि कैसे एक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाने में, ठीक है, इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द केसेस ऑफ isolated and feral children who are raised in the company of animals such as bears and wolves, जो जहाँ पर feral children क्या होते हैं, जो भी children बड़े हुए होते हैं एनिमल्स के साथ रहकर, बियर्स जैसे वॉल्स उनके साथ, और जो आइसोलेट रहते हैं, ठीक है, वो कैसे एक सोसाइटी ही अफेक्ट करती है, वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। द स्टडी हैव क्लियरली डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो ये स्टडी ने पूरी ने बता दिया कि क्यों हमारे लिए एक सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ने डेवलप होना है, और अच्छे से होगी जितनी अच्छी हमारी सोसाइटी रहेगी, जितनी अच्छी हमारी इंटरेक्शन रिलेशनशिप रहेंगी। ह्यूमन एसोसिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को बनाने के लिए। उसके बाद इंटरेक्शनिस्ट व्यू आता है हमारे पास, उसके बाद हमारी आती है इंटरेक्शनिस्ट व्यू, और उसके बाद कल्चरल एंड पर्सनालिटी व्यू। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ाऊँगी, और ये तब डिस्कस करेंगे दोनों व्यू, कल्चरल एंड पर्सनालिटी व्यू एंड हमारा इंटरेक्शनिस्ट व्यू। और आप वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है कमेंट करें, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता वो भी बता दें। ओके बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।